बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपको वसंत का 10वां पाठ पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। पाठ का नाम है अपूर्व अनुभव। तो अपूर्व शब्द का जो मतलब होता है, जो पहले कभी न हुआ हो, एक अनोखा अनुभव जो था उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो मैं सबसे पहले अपूर्व अनुभव शब्द का ही अर्थ लिख देती हूँ। अपूर्व का मतलब होता है जैसा पहले न हुआ हो या देखा हो। अनुभव का मतलब एहसास होता है। अनुभव तो एहसास, तो जो एहसास, जो अनुभव उनको पहले कभी नहीं हुआ था, उसी के आधार पर पाठ का नाम रखा गया है अपूर्व अनुभव। मतलब कि जो अनोखा अनुभव इसमें होता है उसका वर्णन किया है। और एक बड़ी अच्छी सी कहानी है जिसमें दो दोस्तों की कहानी है। एक बच्चा है जो अपंग है और दूसरा दोस्त जो है वो उसके साथ किस तरह का व्यवहार करता है अपनी दोस्ती के नाते, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। तो मैं कहानी पढ़ते हुए आपको उसे समझाऊंगी। अपूर्व अनुभव। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चांद के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चांद से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो चांद के माता पिता को था और न ही यासुकी चांद की। उसने यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। मतलब कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ये कहानी जो है, इस कहानी में मुख्य रूप से एक तोतो चान एक विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में भी हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला है और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल की डिब्बे कक्षाएं थीं। गहरी जड़ों वाले पेड़, पाठशाला के गेट, शाखा, बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभव पर आधारित पुस्तक तोतो चान का यह अंश है अपूर्व अनुभव। तो ये जापानी भाषा की छोटी सी कहानी है जिसका अंश यहाँ दिया जा रहा है कि तोतो चान और यासुकी चान जो दोनों मित्र रहते हैं, और वहाँ का नियम था कि हर एक पेड़ को वो अपनी एक संपत्ति बना के रखते थे। तो यासुकी चान, तोतो चान जो शरीर से विकलांग था, उसके ऊपर ये कहानी लिखी गई है और कैसे मित्रता के कारण उम्र में छोटी होते हुए भी उसने उसे संभाला और अपने पेड़ पर चढ़ाया। वो सारा अनुभव दिया जो एक अच्छे शरीर वाले, हिम्मत वाले के बस के भी बाहर की चीज है। तो उस दिन की यादगार को कहानी का रूप दिया गया कि एक दिन यासुकी चान और तोतो चान दोनों मिलने वाले थे। यासुकी चान तोतो चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने का प्रयास करने के लिए निमंत्रण दी थी और उस निमंत्रण में वो चाहती थी कि वो उसे चढ़ाए, लेकिन ये बात दोनों के ही माता पिता को नहीं पता थी कि शरीर से विकलांग बालक को उम्र की, उससे 2 साल उम्र की छोटी उसकी
मित्र उसे अपने पेड़ पर चढ़ाकर वो सब नज़ारा दिखाना चाहती है जो अन्य बच्चे पेड़ पर चढ़कर खेलते थे। और जब सारे बच्चे खेलते थे तो वो एक किनारे खड़ा रहता था तोतो चान। तो उसे लगता था कि उसका भी मन कहता था कि वो भी अन्य बच्चों की तरह पेड़ पर चढ़े। तो वहाँ के बच्चों ने एक एक पेड़ को अपनी एक निजी संपत्ति बना ली थी और उस संपत्ति को मान करके ही वो चलते थे कि वो उनकी अपनी निजी संपत्ति है। उसी पर आधारित ये कहानी है। तो इस भेद का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था, न ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। न्योता दिया मतलब निमंत्रण दिया। न्योता शब्द बोलचाल की भाषा, देसी भाषा का शब्द है। उसने अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया कि उसे भी वो पेड़ पर चढ़ाना चाहती थी। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। यानी तोमोए शहर में हर एक बच्चा ये एक एक पेड़ को अपना पेड़ बना चुका था और हमेशा उस पे चढ़कर वो खेलता था। तो सबकी वो अपनी एक निजी संपत्ति की तरह हो गया था। कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरा बच्चा किसी दूसरे के पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। अगर चढ़ना होता था तो उसकी आज्ञा लेनी पड़ती थी कि क्या मैं तुम्हारे पेड़ पर आ जाऊं या चढ़ जाऊं। जब ये आज्ञा मिलती थी, परमिशन ये मिलता था, तो इस आज्ञा के कारण ही वो चढ़ सकता था, नहीं तो नहीं। तो तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तो वहाँ के लोगों का, हर बच्चे का अपना एक पेड़ होता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहुनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था। उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंच सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। तो अब वहां पर सबका, तोमोए में सबका एक अपना अपना पेड़ होता था। और तोतो चान का पेड़ जो था वो एकदम बाहरी कोहुनबुत्सु जाने वाली सड़क पर एकदम बाहरी हिस्से पर था। बड़ा सा पेड़ था, 6 फीट ऊंचाई थी और बहुत अच्छा घना पेड़ था। द्विशाखा थी। द्विशाखा का तात्पर्य होता है जहाँ एक पेड़ में से 2 शाखाएं साथ साथ निकली हों। जैसे आपका ये पेड़ है, तो ये पेड़ है, तो यहाँ चलने के बाद मान लीजिए ये शाखा है और यहाँ से 2 शाखा निकली हो, तो इस स्थान को द्विशाखा, ये चौड़ा होता है। अगर कोई पेड़ पर चढ़ेगा तो यहाँ बैठना उसके लिए आसान होगा। तो द्विशाखा वाला स्थान जो होता है वो थोड़ा बैठने के लिए आसान सा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर उसी को द्विशाखा कहा गया है। उस पे चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा पर पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या उसके बाद, स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती थी। तो तोतो चान जो थी वो हमेशा उस पर चढ़ी हुई मिलती थी। यासुकी चान उस पर चढ़ नहीं सकता था क्योंकि वो शरीर से उसके अंग विकलांग था, तो नहीं चढ़ सकता था। लेकिन तोतो चान खाने की छुट्टी में या तो पूरी छुट्टी में कुछ समय अपने पेड़ पर बिताकर खेलती कूदती, तब वो कहीं घर जाती थी। तो तोमोए का ये नियम था, सबका एक अपना पेड़ था, एक निश्चित पेड़ था, सब उस पर चढ़ते थे। बच्चे अपने अपने पेड़ को अपनी अपनी निजी संपत्ति, अपनी अपनी धन दौलत, निजी संपत्ति का मतलब हुआ अपनी धन दौलत, निजी मतलब अपनी,
अपना या अपनी जो कहिए, और संपत्ति तो धन दौलत को कहते हैं। धन दौलत जमीन जायदाद कुछ भी कहिए, तो आपकी अपनी संपत्ति है। तो वहां पर भी ऐसा ही होता था। बच्चे अपने अपने पेड़ को अपनी अपनी संपत्ति मानते थे कि हमारी धन दौलत है। किसी दूसरे के पेड़ पे चढ़ना हो तो उससे पहले शिष्टता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, माफ कीजिए क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जैसे हमारे यहाँ नियम है कि हम किसी के कमरे में अंदर जाना होता तो हम उससे परमिशन लेते हैं, मे आई कम इन। अगर वहाँ से आज्ञा मिलती यस कम इन, तो हम चले जाते हैं। उसी तरीके से वहाँ की भी एक शिष्टता थी, एक विनम्रता थी कि हम किसी के पेड़ पे चढ़ने के पहले उससे पूछते थे, और उसी पूछने के बाद जब वो आज्ञा मिलती थी तभी हम उसके पेड़ पर चढ़ते थे। तो ये शिष्टता का उनके यहाँ का नियम था। तो वो बड़ी शिष्टता से साथ, बड़ी विनम्रता के साथ पूछते थे, माफ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं, ये पूछना पड़ता था। हर किसी को एक दूसरे के पेड़ पर चढ़ने पर ये पूछना पड़ता था। तो तोमोए की ये निजी संपत्ति वहाँ के हर एक बच्चे की होती थी, और वहाँ पर पेड़ पर चढ़कर ये खेलते थे। पेड़ छोटे छोटे 6 फीट के आसपास थे। द्विशाखा जो थी वो झूलने लायक होती थी। बच्चे उसी पर झूलते और अपना समय खाने की छुट्टी का या छुट्टी के बाद का खेल कर व्यतीत करते। यासुकी चान को पोलियो था। अब बच्चों आपको बता दूं कि यासुकी चान को पोलियो था। पोलियो एक तरह की बीमारी है जो जन्म के समय से ही हो जाती है। उसमें ऐसा माना जाता है कि बच्चे के जिस हिस्से में पोलियो होता है वो अंग काम नहीं करता या कम करता है। ऐसी स्थिति में बच्चा चलने फिरने, हाथ पैर हिलाने आदि में कठिनाई होती है उसे, लेकिन लगातार प्रयास करने पर, लगातार शारीरिक व्यायाम करवाने पर, चिकित्सीय व्यायाम कराने पर, या उन्हें अच्छे डॉक्टर की देखरेख में यदि रखा जाए तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि पोलियो जैसी बीमारी को हम सही ढंग से देखरेख करें तो हम उनका उसमें सुधार ला सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। पोलियोग्रस्त बालक है। पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी। बीच में भी कुछ सालों तक हम ये देखते थे कि बच्चों को इसीलिए पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता था कि पोलियो से हम मुक्त हो जाएं। तो धीरे धीरे अब पोलियो से मुक्त हो गए। बहुत कम बच्चों में ये पाया जाता है। लेकिन अगर कभी किसी बच्चे को जन्म के समय से ही उसको हाथ पैर, तीसरे महीने से पता लगने लगता है कि हाथ पैर उसका कम हिल रहा है, अगर ऐसी स्थिति में आप बच्चे को डॉक्टर को दिखाएंगे तो उसकी शारीरिक व्यायाम द्वारा, तमाम तरह के एक्सरसाइजेज द्वारा उसे ठीक किया जा सकता है। अब तोतो चान जो था वो पोलियोग्रस्त बालक था, इसलिए वो किसी पेड़ पर चढ़ पाता, इसलिए वो न किसी पेड़ पे चढ़ पाता था, न किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानता था। अब यासुकी चान बड़ा भी था, पोलियोग्रस्त भी था। तोतो चान उससे छोटी थी 2 साल और उससे कमज़ोर भी थी, और पोलियोग्रस्त बालक होने के कारण न तो उसके पास अपना पेड़ था न उसकी अपनी निजी संपत्ति थी। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया। रोजाना जब बच्चे पेड़ पे चढ़कर खेलते थे तो यासुकी चान किनारे खड़ा सबको देखा करता था। तोतो चान को एक दिन ऐसा देखकर उसे बड़ी हमदर्दी उत्पन्न हुई। उसे मन हुआ कि वो यासुकी चान को भी अपने पेड़ पर चढ़ाए और उसे भी खुशी मिले। लेकिन यासुकी चान को चढ़ाना इतना आसान नहीं था। एक तो यासुकी चान उम्र में तोतो चान से 2 वर्ष बड़ा था। यासुकी चान एक पोलियोग्रस्त बालक था,
इसलिए उसे किसी पेड़ पर चढ़ पाना बिल्कुल संभव नहीं था, न किसी पेड़ को उसने अपनी निजी संपत्ति बनाई थी। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया। तो तोतो चान ने सोचा कि एक दिन यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाकर वो सुख दे दे जो अन्य बच्चे पेड़ों पर चढ़कर खेलते कूदते हैं और वो तब टकटकी बांधकर सबको देखता है। तो उसने अपने पेड़ पर उसे आमंत्रित किया, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही। आमंत्रित की तो न यासुकी चान ने किसी से कहा, न तोतो चान ने इस बात को किसी से बताया। अब उन्हें लगा कि अगर बताएंगे तो घर में से कोई भी ये आज्ञा नहीं देगा उन्हें कि वो किसी भी पेड़ पर चढ़े, क्योंकि एक पोलियोग्रस्त बालक को पेड़ पे चढ़ाने का आसान काम नहीं था। तो उन्होंने कहा कि शायद ये संभव नहीं होगा। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वो यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है। अब घर से निकलते समय उसने माँ से बता तो दिया कि वो तोतो चान के घर जा रही है, लेकिन किस उद्देश्य से जा रही है, कहाँ जा रही है, सही ढंग से उसने ये पूरी बात नहीं बताई। उसे डर लग रहा था कि अगर वो सही बात बताएगी तो माँ उसे जाने नहीं देगी, ऐसे काम को वो करने नहीं देगी। और उसकी बहुत दिली इच्छा थी कि वो यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाए। अब वो माँ से झूठ बोलती है कि वो उसके घर जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। झूठ बोलते समय वो अब घर से निकलते समय तोतो चान माँ से झूठ बोलती है, और झूठ बोलने पर नज़रें मिलाना बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि वो झूठ बोल रही थी तो माँ से कैसे आंखें मिला के कहे। उसने कहा था कि वो यासुकी चान के घर जा रही है, जबकि वो यासुकी चान को वो अपने पेड़ पे चढ़ाने की पूरी योजना बना चुकी थी। वो अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर गड़ा कर रखी थी, यानी आंखों को इतना नीचे की थी कि माँ से आंखें न मिले। अगर आंखें मिलेगी तो माँ की आंखों में आंख डालते ही डर आ जाएगा, फिर वो जो झूठ बोल रही थी वो सच बोलने के लिए मजबूर हो जाएगी। कहा ना कि झूठ बोलते समय आंखें मिलाना आसान नहीं होता है, और वो तो छोटी बच्ची थी। अगर वो झूठ बोलेगी तो ये निश्चित है कि उसको आंख मिलाने में परेशानी होगी, उसके मुंह से सच निकल जाएगा। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से नहीं रहा गया। अब सच बोले बिना भी नहीं रहा जा रहा था। झूठ बोलते डर भी लग रहा था, लेकिन अंततः उसने रॉकी को सच बता दिया और कहा कि मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ। उसने कहा कि यासुकी जो कि पोलियोग्रस्त बालक है, उसे मैं हमेशा ऐसे ही खड़े देखती हूँ तो मुझे दया आती है। आज मैं उसे अपने पेड़ पर चढ़ाने वाली हूँ, तो मैं उसे चढ़ने दूंगी आज अपने पेड़ पर। उसने सब बताया। तब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। तो तोतो चान स्कूल पहुंच गई। गले में रेल पास का जो आई कार्ड था उसका गले में लटक रहा था हवा में। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। यासुकी चान को उसने पहले से बता रखा था कि वो उसे अपने पेड़ पे चढ़ने देगी, तो वहीं पर खड़ा होकर वो क्यारी के पास उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था। अब गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी। स्कूल में बच्चों की भीड़ कम थी। आसपास चारों ओर का वातावरण बच्चों से खाली हो चुका था। सब अपने अपने घरों में थे और इस तरह भीड़ भी नहीं थी। लेकिन यासुकी चान जो था
वो तोतो चांद से 1 वर्ष बड़ा था। अब 1 वर्ष बड़ा होने से उसके शरीर, और उसका शरीर जो था पोलियोग्रस्त था, तो शरीर भारी हो जाता है पोलियोग्रस्त में। और यासुकी चांद, तोतो चांद 1 वर्ष छोटी थी, ऊपर से लड़की थी, तो उसे लगा कि वो कैसे चढ़ाएगी। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती है, हिम्मत नहीं हारती है, और वो किसी न किसी तरह उसे चढ़ाने की कोशिश करती है। यासुकी चांद उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चांद को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। क्योंकि ऐसे बालक थोड़े भारी भरकम शरीर के हो जाते हैं, तो इस हिसाब से देखने में वो ज़्यादा बड़ा लगता था। जैसे यासुकी चांद ने तोतो चांद को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। अब चूंकि उसके अंदर भी तो बहुत उत्साह था, पेड़ पे चढ़ने की उत्सुकता, क्योंकि वो बच्चा हमेशा लोगों को पेड़ पे चढ़ते देखता था, और जब चढ़ते देखता था तो उसे लगता था, उसका भी मन कहता था कि वो भी किसी पेड़ पे चढ़े। मगर पोलियोग्रस्त होने के कारण उसके अंदर ना तो ये हिम्मत थी और ना कोई दूसरा हिम्मत करता था उसे चढ़ाने का, तो उसे बहुत परेशानी होती थी। लेकिन जैसे ही यासुकी चांद ने तोतो चांद को देखा, उसे बड़ी खुशी मिली कि तोतो चांद ने उसे चढ़ाने के लिए कहा है तो वो निश्चित चढ़ाएगी। वो अपने पैर को घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ने लगा। उसके हाथ में अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। अब ऐसे बच्चे जब चलते हैं तो पैर को घसीट के चलते हैं, तो अपने शरीर का बैलेंस बनाने के लिए वो हाथ को थोड़ा अपने शरीर को संभालने के लिए हाथ को थोड़ा फैला कर चलते हैं, क्योंकि उनके शरीर का जो बैलेंस है वो नहीं बराबर आएगा जब तक कि वो हाथ को फैला नहीं लेंगे और पैर को घसीट के चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका चलना तभी हो पाता है जब वो पूरे शरीर का संतुलन समान रूप से कर सकें। बैलेंस कहने का मतलब संतुलन, उस संतुलन को संभाल सकेंगे तभी आगे पैर उनका बढ़ेगा। तो उसने बड़े संतुलित ढंग से आगे बढ़ते हुए पैर को घसीटते हुए क्यारियों के पास तक आकर वो खड़ा हो जाता है। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब ओर सूना पड़ा था, चारों ओर सुनसान थी जगह। यासुकी चांद कुल 1 वर्ष बड़ा था, पर तोतो चांद से देखने में वो बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चांद ने तोतो चांद को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ में अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चांद उत्तेजित थी। अब वो पैर घसीटता आ रहा था। तोतो चांद में तो इतनी उत्तेजना थी कि उसका बस चलता तो वो उठा करके उसे अपने पेड़ की दुशाखा पर बैठा देती। लेकिन चूंकि 1 वर्ष छोटी भी थी और ऊपर से लड़की थी और यासुकी चांद शरीर में भारी भरकम था, वे आज दोनों कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता नहीं था। अब पता कैसे रहता? न यासुकी चांद ने अपने घर में इस बात को बताया था, न तोतो चांद ने, कि आज वो यासुकी चांद को पेड़ पर अपने चढ़ाएगी। उसने निमंत्रण दिया है तो, और वहाँ तो किसी दूसरे के पेड़ पे चढ़ने के लिए आज्ञा लेनी पड़ती थी और आज्ञा लेकर के ही कोई चढ़ सकता था। तो ऐसी स्थिति में, और यदि माँ को पिता को ये सब बात पता चलती, चाहे वो तोतो चांद के माता पिता हों या यासुकी चांद के, तो कभी भी ये आज्ञा न मिलती, क्योंकि सब जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो कोई दुर्घटना भी हो सकती है। उस दुर्घटना के कारण वो कभी नहीं चाहते कि तोतो चांद यासुकी चांद को पेड़ पर चढ़ाएं। लेकिन इसीलिए दोनों बच्चों ने ये निर्णय लिया कि वो किसी को ये बात बताएंगे ही नहीं। लेकिन समस्या ये थी कि चढ़ाएं कैसे। अब दोनों कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता नहीं था। वह उल्लास से ठिठियाकर हंसने लगी और मारे खुशी के यासुकी चांद को देखते ही वो खिलखिलाकर हंस पड़ती है। यासुकी चांद भी हंसने लगा और तोतो चांद के हंसने से यासुकी भी हंसने लगा। और वजह हंसने की ये थी कि वो बड़ी खुश हुई कि अब मैं
यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाऊंगी। मारे खुशी के उसका ठिकाना नहीं था, तो वो खिलखिलाकर जोर से हंसने लगती है। दोनों ही हंसने लगते हैं, तोतो चान भी और यासुकी चान भी। अब तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। अब चढ़ाना इतना आसान तो था नहीं। अगर उसे चढ़ाना है तो कोई ना कोई साधन चाहिए। अब तोतो चान के समझ में तो ये आ नहीं रहा था कि वो यासुकी चान को अपने पेड़ पे चढ़ाए कैसे। सबसे बड़ी समस्या इस बात की थी। तो उसने सोचा कि अब वो उसको नहीं चढ़ाएगी। उसे वहां खड़ा करती है, फिर सोचने लगती है कि क्या करूं। तभी उसे याद आता है कि यहाँ एक चौकीदार रहता है, उसके झोपड़ी में देखा जाए तो इसे चढ़ाने के लिए कोई ना कोई साधन अवश्य मिल जाएगा। बड़े सोच विचार के बाद तोतो चान ने निर्णय लिया कि वो यासुकी चान को चढ़ाएगी जरूर, और इसलिए उसे वहां पेड़ के पास खड़ा करके वो सीधे चौकीदार के कमरे की ओर भागती है। और चौकीदार के कमरे की ओर जाकर वो सोचती है कोई ऐसा साधन ले आए जिसपे आसानी से यासुकी चान को चढ़ा करके वो ऊपर पहुंचा दे। लेकिन आसान काम नहीं था, फिर भी तोतो चान की हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि उसने ये हिम्मत की। भाग के जाती है चौकीदार के कमरे से एक तिपाई, 3 पैर वाला स्टूल। तिपाई तो 3 पैर जिसमें होते हैं, तो स्टूल टाइप की जो चीज़ कहना चाहिए, स्टूल तिपाई जिसको कहते हैं, वो 3 पाए वाली है। 3 पाए वाली में 3 पाए के बैठने वाली, जो आप जिसको स्टूल कहते हैं वही ये थी। तो वो ले आया जाता है। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई। तो वो सीधे चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था कि वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। अब वो जाती है चौकीदार के छप्पर के अंदर, झोपड़ी के अंदर, और वहां से एक सीढ़ी घसीटती है, लेके आती है और उसको पेड़ के तने के सहारे खड़ा कर देती है। और पेड़ के तने के सहारे खड़े करके वो द्विशाखा मैंने पेड़ पर बोर्ड पर बना के आपको दिखाई थी। ऐसा स्थान पेड़ का होता है जहाँ से एक डाल में से 2 शाखाएं निकली हों, इसी के कारण से द्विशाखा भी कहा जाता है। तो द्विशाखा तक पहुँच जाए, आसानी से पहुँच जाए। वह कुर्सी के ऊपर चढ़ी। अब उसने क्या सोचा कि कुर्सी के ऊपर चढ़ करके यासुकी चान की बाँह पकड़कर ऊपर घसीट लिया जाएगा। छोटी तो थी ही। अब वो क्या करती है, कुर्सी के ऊपर चढ़ जाती है, सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया, अच्छे से उसने पकड़ लिया, और तब उसने पुकारा, ठीक है अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। उसने कस के सीढ़ी पकड़ ली, सीढ़ी के किनारे को कस के पकड़ लिया, और जब उसे लगा कि हाँ अब सीढ़ी बिल्कुल स्थिर हो गई है, रुक गई है अच्छी तरह से, तो पेड़ और सीढ़ी के सहारे उसने कस के सीढ़ी को पकड़ लिया, और पकड़ने के साथ ही साथ उसने उसको उत्साहित किया। क्योंकि यासुकी चान के अंदर तो हिम्मत थी नहीं कि वो आसानी से पेड़ पे चढ़ जाएगा। और सीधी सी बात है कि एक पोलियोग्रस्त बालक को एक पेड़ पे चढ़ाना इतना आसान नहीं था जितना आसान लग रहा था। तो उसने उसे उत्साहित किया कि आओ चढ़ो, मैं तुम्हें खींच लूँगी। ये कहकर उन्होंने उसको उत्साह दिया कि ताकि वो उत्साह में पाँव अगर बढ़ाएगा तो चान उसे ऊपर खींच लेगी। ये सोचकर, ये योजना बनाकर वो उसे उत्साहित करती है कि तुम चढ़ो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूँगी। और इस तरह से उसने उसको उत्साहित किया। अब तोतो चान जो थी वो यासुकी चान को आगे बढ़ने का इशारा करती है। कुर्सी के ऊपर चढ़ी और सीढ़ी को कस के पकड़ लिया, और फिर बार बार उसे पुकारने लगती है, जल्दी आओ जल्दी आओ, ठीक है अब ऊपर चढ़ जाओ। लेकिन क्या एक पोलियोग्रस्त बालक के लिए उस सीढ़ी पर चढ़ पाना आसान है? उसका पाँव तो उठता ही नहीं था, वो चढ़ेगा कहाँ से? लेकिन यासुकी चान ने बहुत प्रयत्न किया कि वो किसी भी तरीके से
उस तिपाही सीढ़ी के माध्यम से उसे चढ़ा दे। उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। उसने कहा कि अब तुम ऊपर चढ़ने की कोशिश करो, अब मैं तुम्हें ऊपर से खींच लूंगी। मतलब उसने प्रयास जो था पूरी तरीके से कर लिया कि हाँ वो ऊपर चढ़ा के रहेगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।